हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका P इक्वल टू 2/3E। कैसे आता है इसको चलो देखते हैं। तो हमको पता है कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी E होता है वह हाफ mv² के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वह गैस के मॉलिक्यूल के लिए तीन प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होती है VRMS वेलोसिटी, दूसरा होता है V एवरेज वेलोसिटी, तीसरा होता है V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो VRMS वेलोसिटी कितना होता है? √3 kT/m। यहाँ पर K वोल्टेज में कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन, M मोलर मास। M क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, M मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी होती है 8 kT/m और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है 2 kT/m। तो यहाँ पर हम V की जगह VRMS का यूज करेंगे। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ M। V की जगह VRMS की वैल्यू रखेंगे तो V² है, तो V² की जगह क्या हो जाएगा? 3 kT/m हो जाएगा। और 3/2 और यहाँ पर हम इस जो नंबर ऑफ मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम मास अपॉन मोलर मास से डिनोट करते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू NKT या PV इक्वल टू KT। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको? 3/2 NPV हो जाएगा। अगर हमको एक मोल के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा 3/2 PV हो जाएगा। और पर यूनिट वॉल्यूम है तो V की वैल्यू 1 हो जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम में V की वैल्यू 1 हो जाएगी तो P इक्वल टू हो जाएगा 2/3E आ जाएगा। P इक्वल टू 2/3E। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ इज गिवन बाय। तो जो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो मीन फ्री पाथ है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा² n। तो यहाँ पर लैम्डा क्या हो गया? मीन फ्री पाथ हो गया। सिग्मा हो गया डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गैस इज केप्ट इन अ रिजिड कंटेनर, हीट इज इक्वल टू 500 जूल इज सप्लाइड टू द गैस, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा ये निकालना है। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज होगा। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Q इक्वल टू होता है U प्लस डब्ल्यू। Q इक्वल टू होता है U प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे Q क्या है? हीट है। Q हीट, U इंटरनल एनर्जी, W है वर्क। तो हमको Q की वैल्यू गिवन है 500 जूल।
क्यू की वैल्यू हीट कितनी गिवन है, 500 जूल गिवन है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू यू प्लस जो वर्क है उसको हम P डेल्टा V भी लिख सकते हैं। वर्क को हम P डेल्टा V भी लिख सकते हैं, जहाँ P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। तो Q की वैल्यू 500 जूल, U की वैल्यू हमको फाइंड करना है, P डेल्टा V की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा V, अगर हम किसी गैस को रिजिड कंटेनर में रख रहे हैं तो रिजिड कंटेनर में क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम में चेंज है वो 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम में चेंज 0 है तो वर्क भी 0 आ जाएगा। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी कितना आ जाएगा हमारा, 500 जूल आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ 3 वेक्टर सो इन द फिगर इज 0, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी। तो जो वेक्टर ओ सी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताना है हमको। ओ बी का मैग्नीट्यूड अगर 5 मीटर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी ओ बी डैश का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, -5 मीटर। तो अब हमको ओ सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम इसमें कॉस 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस की वैल्यू हमारी 5 मीटर है और हाइपोटेनस कितना है, ओ सी है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इक्वल टू 5 अपॉन ओ सी वैक्टर। तो ओ सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5/√2 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड 2v is hit another particle of mass 2m moving in the y direction with the speed v। तो अगर कोई मास है, m मास का पार्टिकल है, वह 2v की स्पीड से x एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, और कोई दूसरा पार्टिकल है 2m मास का है, वह v की स्पीड से y एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। इफ़ द कोलिजन ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक, तो उनका कोलिजन हो रहा है और वो कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक में दोनों पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे या चिपक जाएंगे। द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इन इज क्लोज टू। तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ये बताना है हमको। तो कोलिजन के बाद ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन सी बिफोर कोलिजन इन एनर्जी कितनी हो जाएगी इनकी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m वी स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3m v² हो जाएगा। बिफोर कोलिजन एनर्जी 3m v²। तो कोलिजन के पश्चात पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ एक्स डायरेक्शन में होगी, कुछ वाई डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और वाई एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले पार्टिकल क्या था, मास m था और वेलोसिटी 2v से एक्स एक्सिस में आ रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। कोलिजन के पश्चात क्या हो जाएगा, पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, 2m प्लस m, 3m मास हो गया पार्टिकल का, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v x हो गई, जो हमको फाइंड करना है। तो m से m कट जाएगा तो v x इक्वल टू कितना आ जाएगा,
2v/3 आ गया। ऐसे ही वाई एक्सिस में वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वाई एक्सिस में पहले मोमेंटम कितना था, 2m/v था। कोलिजन के पश्चात मास कितना हो गया, 3m, और वेलोसिटी vy हो गई। तो vy इक्वल टू कितना हो जाएगा, m से m कट जाएगा तो 2/3v हो जाएगा। अब हमको इसमें एनर्जी निकालना है। तो आफ्टर कोलिजन एनर्जी कितना हो जाएगा इसमें, हाफ m की जगह क्या आ जाएगा, अब 3m आ जाएगा। v की जगह कितना आ जाएगा, 2/3v स्क्वायर प्लस हाफ 3m 2/3v स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यह, तो आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी 4/3mv² आ गया। अब हमको एनर्जी लॉस निकालना है। तो पहले एनर्जी हमारे पास 3mv² था। आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, 4/3mv² हो गया। परसेंटेज निकालना है हमको, अपॉन 3mv² इंटू 100 हो जाएगा ये। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम 5mv² 9mv² इंटू 100 बचेगा। तो mv² से mv² कट जाएगा और 500/9 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये लगभग 56%। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी लॉस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांक कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ। तो प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है। तो E का डायमेंशन होता है एनर्जी का mL/T-2। H का डायमेंशन हमको फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी का होता है टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स इससे ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, mL/T-1 बच जाएगा प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन। तो एनर्जी तो होगा नहीं इसका, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv। m के लिए हम m से ही डिनोट करते हैं, v के लिए L/T-1। तो यहाँ पर L की पावर 2 होना चाहिए, तो मोमेंटम भी नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम mvr आ जाएगा। तो ये mL/T-1 इंटू L। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ वेट 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। These are being pressed against a wall by a force F। एक फोर्स लग रहा है वॉल की डायरेक्शन में F। सो इन फिगर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 एंड बिटवीन ब्लॉक एंड द वॉल इज कितना है, 0.15। द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी इज। तो जितना फोर्स वॉल पर लगेगा उसी का अपोजिट वॉल भी ब्लॉक पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और बी के द्वारा वॉल पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। तो टोटल 120 न्यूटन का फोर्स अगर वॉल पर लग रहा है तो वॉल द्वारा भी इस डायरेक्ट बी पर 120 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ इज गिवन बाय।
x इक्वल टू इतना, इट्स एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। तो अगर कोई पार्टिकल है उसकी, कोई पार्टिकल है उसका मोशन कैसे कर रहा है, वो 12 प्लस 18t प्लस 9t² इस फॉर्म में वह मोशन कर रहा है। तो उसका हमने एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन का डबल डिफरेंस। अगर पोजीशन का अगर हम डबल डिफरेंस करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट में v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। तो अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमको 18 प्लस 18t मिल जाएगा। दोबारा अगर हमको a चाहिए तो a इक्वल टू हो जाएगा dv/dt हो जाएगा। तो ये हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम पर यह डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सीधे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसमें इज ऑलवेज एक्सिलरेटेड, इज नॉट एक्सिलरेटेड, माइट बी एक्सिलरेटेड, ऑल्सो हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो नो एक्सिलरेशन हो जाएगा। अगर वह कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइट बी एक्सेलरेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल इज थ्रो वर्टिकल अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच अ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो इसमें न्यूटन का थर्ड इक्वेशन लगेगा। न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as होता है। एस यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को डिनोट करेगा। तो v क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट पर v की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। u कितना गिवन है हमको, 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2। a कितना है हमारे पास, एक ही जगह अब ग्रेविटी का यूज होगा, एक ही जगह हमारे पास ग्रेविटी का यूज होगा और वह ग्रेविटी के अपोज है, तो ये -10 आएगा। ग्रेविटी के अपोज हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा और h मैक्स आ जाएगा h की जगह। तो 20 h मैक्स इक्वल टू आ जाएगा 300 इंटू 300। तो 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 से 30 15 बार, 15 3 जा 45, 100 मीटर में। अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 4.5 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट। राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अ प्लेन इज फ्लाइंग टूवर्ड ईस्ट एट अ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड हेयर अ साउंड कमिंग वर्टिकली अबव हिम। प्लेन एक एरोप्लेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 500 किलोमीटर पर आवर, और कोई पर्सन ग्राउंड पर स्टैंड कर रहा है कितनी हाइट से, 2000 मीटर की हाइट है उन दोनों के बीच में। अब प्लेन की साउंड, प्लेन एट दिस इंस्टेंट इन इट्स लाइन ऑफ मोशन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो प्लेन की साउंड इस पर्सन तक कितने टाइम पर पहुंचेगी कि
तो हमको इसमें यह निकालना है कि प्लेन की साउंड जब इस पर्सन तक पहुंचेगी तो उस वह कितना आगे की ओर, प्लेन कितना आगे की ओर चले गया होगा। तो डिस्टेंस निकालनी है हमको प्लेन की। तो पहले हमको इसमें टाइम निकालना पड़ेगा कि साउंड को प्लेन से लेके पर्सन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो साउंड की स्पीड हमको गिवन है v इक्वल टू कितना गिवन है, 300 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू होता है डिस्टेंस हमको कितना गिवन है, 2000 मीटर। टाइम कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। तो t इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है, 20/3 सेकेंड लग रहे हैं साउंड को एरोप्लेन से पर्सन तक पहुंचने में। तो इतने टाइम में एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है वो निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में निकालें तो 500 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 2500/18 इंटू टाइम कितना है, 20/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 925.92 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसके लिए क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है ऑलवेज यूनिट होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ फॉर एनी टू नॉन नल वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर। तो दो नॉन नल वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सम ऑफ दीज वेक्टर, उनका योग इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के। तो एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, तो ए और बी के बीच कितना एंगल होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर टू मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मॉड ए स्क्वायर कट जाएगा, मॉड बी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ 2ab बच जाएगा इक्वल टू के इस साइड -2ab। तो दोनों इस साइड आएंगे तो 4ab इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, 0। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ए और बी तो क्या है, नॉन नल वेक्टर है, मतलब जीरो वैल्यू नहीं है इनकी। तो जीरो किसके कारण आ रहा है, थीटा के कारण आ रहा है। तो एंगल कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। अ सॉलिड स्फीयर बॉल roll on a table, the ratio of its translational and rotational kinetic energy। तो रेशियो निकालना है इसमें।
ट्रांसलेशनल कितना होता है, हाफ mv² होता है, जबकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I⍵² होता है रोटेशनल एनर्जी। तो हाफ से हाफ कट जाएगा यहाँ पर जो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है, 2/5 2/5 mr²। और v= हमको पता है v=r⍵ होता है, v=r⍵ होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m, v की जगह हम r⍵ रखेंगे और I की वैल्यू 2/5 mr²⍵²। तो r²⍵² m तीनों कट गए, तो आंसर कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो राइट आंसर कितना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर रेडियस 10 cm with uniform speed completing the circle in 4 seconds will be। अच्छा, हमको इसमें क्या निकालना है, एक सर्कल है उसका एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। रेडियस कितना गिवन है उसका हमको, 10 सेंटीमीटर। और उस सर्कल में कंप्लीट रोटेशन 4 सेकेंड में लगाता है। तो हमको ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A=r⍵²। इसका यूज करेंगे, v²/r। एक फार्मूला ये भी होता है ए का, लेकिन हम यहाँ पर r⍵² का यूज करेंगे। और ω क्या होता है, dθ/dt होता है। dθ का मतलब हो जाएगा पूरा एंगल कितना बन रहा है सर्कल में, 2π बन रहा है, और टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकेंड का। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है इतना रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी आ गया। आर की वैल्यू हमको कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2π/4। 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10π²/4, 2.5π² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम स्लाइड ऑन रफ हॉरिजेंटल सरफेस इफ द फ्रिक्शनल फोर्स 3 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज। एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस है, उस पर 400 ग्राम का कोई बॉडी है, उस पर मोशन कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो इसमें इसका वेट कितना हो जाएगा, W=mg। m कितना है हमारे पास, ग्राम को हम अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.4 इंटू जी की वैल्यू 10 होती है, तो 4 न्यूटन का इसमें 4 न्यूटन इसका वेट आ जाएगा नीचे की ओर। और फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसमें, 3 न्यूटन का। तो हमको इसमें क्या फाइंड करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, 3 और 4 का रिजल्टेंट आ जाएगा, 3 और 4 का रिजल्टेंट ही कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। तो R= हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90 डिग्री। तो राइट आंसर इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 5 न्यूटन, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ रूम थ्रू अ चेन ऑफ वेट W2। कोई सीलिंग है, उससे हमने चेन के थ्रू एक वेट सस्पेंड किया है W2, और जो चेन है उसका वेट कितना है, वेट W1 है। अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड, और चेन का वेट W2 है। द चेन पुल द सीलिंग पुल द चेन बाय फोर्स। तो जो छत है उस पर कितना फोर्स लगेगा, नीचे की ओर कितना लग रहा है, W1 प्लस W2। तो सीलिंग पर भी कितना फोर्स लगेगा, W1 प्लस W2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अ पर्सन क्लाइंब अप अ स्टेल्ड एस्केलेटर इन 60 सेकेंड इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेटर। तो कोई एस्केलेटर है, उस पर वह कोई पर्सन है, वो कितने टाइम पे क्लाइंब कर रहा है, 60 सेकेंड में। अभी एस्केलेटर क्या है, स्टॉप है, एस्केलेटर रुका हुआ है। अगर एस्केलेटर रन कर रहा है तो उसमें कितने, 40 सेकेंड में। और एस्केलेटर रन कर रहा है और पर्सन क्या है, स्टॉप है। पर्सन स्टॉप है और एस्केलेटर रन कर रहा है, तो वह 40 सेकेंड में क्लाइंब कर पाता है। तो हाउ मच टाइम टेकन बाय द पर्सन टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। अगर पर्सन चल भी रहा है और एस्केलेटर भी चल रही है, तो कितने टाइम पर यह क्लाइंब कर पाएगा इस एस्केलेटर को। तो टाइम निकालना है हमने इसमें। अगर पर्सन चल के जा रहा है तो इतना टाइम लग रहा है इसमें। अगर एस्केलेटर चल रही है तो 40 सेकेंड लग रहा है। अगर दोनों चल कर जाएँ तो कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। तो हम एस्केलेटर की लेंथ को एस्केलेटर की लेंथ कितनी है, एल है। एल को हम कितना मान लेते हैं, माना 120 मीटर मान लेते हैं। चल, अगर एस्केलेटर स्टॉप में है, पर्सन की स्पीड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 220 है, और कितना टाइम लगा रहा है पर्सन, 60 सेकेंड लगा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड पर्सन की स्पीड हो जाएगी। और एस्केलेटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 120 है, और एस्केलेटर कितना टाइम लगा रहा है, एस्केलेटर कितना टाइम लगा रहा है, 40 सेकेंड। तो एस्केलेटर की स्पीड कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, एस्केलेटर भी चल रहा है और पर्सन भी चल रहा है, तो कितना है, 220 डिस्टेंस है, 220 मीटर, और वेलोसिटी हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 24 सेकेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी बी। तो बी पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये बताना है। और बी का सरफेस क्या है, स्मूथ है। बी का सरफेस स्मूथ है। अगर ए पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वह बी को भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बी पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन पर लगेगा बी पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, टूवर्ड राइट डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Two body of masses m1 and m2 have same kinetic energy. If p1 and p2 are their linear momentum respectively, then the value of p1 and p2. क्या गिवन है हमको? दो बॉडी गिवन है जिनका मास m1 m2 है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है. काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या हो जाएगा? हाफ p1 स्क्वायर अपॉन m1 इक्वल टू हाफ p2. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है यह. तो 2 से 2 कट जाएगा ये. हमको रेशियो किसका निकालना है? p1 अपॉन p2. तो p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m1 अपॉन m2. तो p1 अपॉन p2 क्या हो जाएगा? अंडर m1 अपॉन m2 हो जाएगा. तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ सेंट्रल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो सेंट्रल फोर्स किसका एग्जाम्पल होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल होता है. सेंट्रल फोर्स में कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे? या कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, इलास्टिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, इलास्टिक फोर्स आ जाएगा. तो सेंट्रल फोर्स किसका एग्जाम्पल है? कंजर्वेटिव फोर्स का. कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल टू होता है माइनस ग्रेड U. मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वह पाथ पर डिपेंड न करके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है. अगला क्वेश्चन है. टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज टू 120 volt and 200 volt respectively. It is found that by connecting them together, the potential of each one can be made be zero. Then तो क्या है? अगर हम दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, उनको चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट और 200 वोल्ट, फिर उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो पहले चार्ज Q1 था C1 में, बाद में कैपेसिटर C2 में चार्ज Q2 था, उनको हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो बाद में Q हो जाएगा चार्ज. और Q इक्वल टू क्या होता है? हमको पता है Q इक्वल टू CV होता है. तो अगर कैपेसिटर C1 है तो उसमें पोटेंशियल कितना है? 120 है. अगर चार्ज Q2 है तो उसमें पोटेंशियल 200 है. और जब हमने दोनों को क्या किया? कनेक्ट किया, तो कैपेसिटर C1 प्लस C2, लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर. तो ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा. 4 3 जा 12, 4 5 जा 20. तो 3C1 प्लस 5C2 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा. ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है. 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 3 माइक्रोफैरेड आर प्रोवाइडेड. These cannot be combined to provide resultant capacitance. तो 3 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर हैं, हम इनको कंबाइन करके क्या नहीं बना सकते? इनमें से इन तीनों कैपेसिटर को कंबाइन करके हम इन चारों में से कौन सा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस नहीं बना सकते, वो चेक करना है. तो चलिए चेक करते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? अगर हम तीनों को सीरीज में जोड़ें, तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये
3/3 1 माइक्रोफैरेड, तो 1 माइक्रोफैरेड हम बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम पैरेलल में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 + 3 + 3 9 माइक्रोफैरेड। 9 ऑप्शन में नहीं है। चलिए थर्ड कंडीशन हो जाएगा 3 और 3 को सीरीज में जोड़ते हैं। 3 और 3 को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो 9/6 या 3/2 इक्वल टू 1.5 को अगर हम 3 माइक्रोफैरेड के साथ पैरेलल में जोड़ें तो ये 4.5 माइक्रोफैरेड मिल जाएगा। तो ये भी बन जा रहा है हमारा। अगर हम 3 और 3 को पैरेलल में जोड़ें तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 व 3 को अगर हम सीरीज में जोड़ें तो कितना आ जाएगा ये 6 और 3 को अगर हम सीरीज में जोड़ें तो कितना आ जाएगा 18/9 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। तो हमको 1 माइक्रोफैरेड भी मिल गया, 2 माइक्रोफैरेड भी मिल गया, 4.5 भी मिल गया। तो क्या नहीं बना सकते हम 6 माइक्रोफैरेड नहीं बना सकते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है अ कोन ऑफ बेस रेडियस आर। कोई कोन है, उसका रेडियस कितना है आर है एंड हाइट एच है, इज़ लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट्स बेस। तो इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन, तो कोन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है E/A होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसमें, जो कोन का, अगर हम कोन को राइट साइड से देखें तो कुछ ट्रायंगल के शेप में दिखेगा। अगर कोन को हम लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से देखें तो कुछ ट्रायंगल का शेप दिखेगा। तो एरिया भी यहाँ पर उसी ट्रायंगल का आएगा। तो E = हाफ, बेस कितना है इसका 2r है, इंटू हाइट कितनी है h है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ERH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द क्लॉसियस-मोसोटी रिलेशन इज एक्सप्रेस एज। तो क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन होता है εr-1/ε r+2 इक्वल टू n α/3ε0। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एन नंबर